बोलिए ऊंचाई के बाद फिर से लिख, आवर्धन मैग्निफिकेशन हो गया, डैश देके लिखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई ब्रैकेट में h डैश और वस्तु की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई ब्रैकेट में लिखिएगा h, ब्रैकेट में h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से, छोटा m लिखिएगा, इसे m से सूचित किया जाता है, हाँ छोटा m लिखिएगा। हो गया? तो बताएंगे जरा कि m बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? h डैश बटा में h। ये किसका फॉर्मूला है? m मतलब आवर्धन। जरा इसको फिगर में देख लेते हैं, कोई दर्पण ले लेते हैं जैसे कि अवतल, ये ध्रुव हो गया। एक वस्तु ले लेते हैं, मान के चलिए यहाँ वस्तु है, ऐसे प्रकाश आया, कहाँ से गुजरेगा? फोकस से जाएगा, ठीक है। एगो नया चीज दिखाते हैं तुमको, मान के चलो प्रकाश तो बहुत सारा इस पर आता है, लेकिन हम 3 ही नियम लेकर चलते हैं। एक और नियम बताते हैं, अगर डायरेक्ट ध्रुव पर प्रकाश पड़ जाए, तो देखा जाए तो अगर C यहाँ पे हो, तो उस कंडीशन में यही त्रिज्या होगा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये 90 डिग्री का कोण है। अगर ऐसा है तो ये अभिलंब का काम कर सकता है। कब? जब कोई प्रकाश डायरेक्ट आके P पर पड़ जाए तब। मान के चलो कि एक प्रकाश ऐसे यहाँ से आया, कहाँ पे आपतित हुआ? ध्रुव पर डायरेक्ट, तो उस कंडीशन में ये कोण I हो जाएगा, तो ये वाला कितना कोण हो जाएगा? R। बात समझ में आया? ये वाला R, ये दोनों बराबर है ना, होगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि है C हो जाएगा और ये वस्तु AB हो जाएगा, है ना, ये F हो जाएगा। तो प्रतिबिंब जो होगा A डैश B डैश आपका C। हम इसे एक अच्छा फॉर्मूला निकाल लेंगे जो परीक्षा में पूछता है। उसे जानने से पहले आपको थोड़ा सा 9th क्लास में आना होगा। मान के चलिए कि ये 2 त्रिभुज है और ये भुजा जो है, मान के चलो ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है ना, और ये मान के चलो कि 3 मीटर है, ठीक है। तो बताओ, ये भी 5 और ये भी 6 और ये 3 हो, तो ये दोनों त्रिभुज को क्या बोलेंगे? सर्वांशम। पढ़े हो कि 2 त्रिभुजों में अगर सभी भुजाएं बराबर हो तो वो सर्वांशम होते हैं। एस नियम याद आया? साइड 4 गो नियम पढ़ाए थे। एगो एस था, एस था, ए था, RHS। समझ में आया? और इस नियम में हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं? सर्वांशम। पढ़े हो ना जी? तो अब तुमको जो पढ़ा रहे हैं 10वां क्लास में मैथ में, जब त्रिभुज पढ़ोगे, त्रिभुज, फिर से त्रिभुज पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें सर्वांशम के जगह पर पढ़ोगे समरूपता। बात बुझाया? समरूपता। अब समरूपता के मतलब क्या होता है, बढ़िया समझिएगा। अगर हम आपसे कहें ये वृत्त है, ये चतुर्भुज है, इहो एगो वृत्त है, आप बता सकते हैं कौन समरूप है इसमें? दोनों वृत्त समरूप कहलाएगा। समरूप माने एक रूप का, एक जैसा। क्या हम इन दोनों को समरूप बोल सकते हैं? नहीं। ये चतुर्भुज है तो ये वृत्त है, दोनों वृत्त को हम क्या बोल सकते हैं? समरूप। मान के चलिए ये समबाहु त्रिभुज है, तो सब कोण 60-60 डिग्री का होगा। एगो और हम समबाहु त्रिभुज बना दे रहे हैं, तनी बड़ बना दे रहे हैं, तो सब कोण क्या होगा? 60-60। तो है तो ये भी समबाहु, ये भी समबाहु। मान के चलिए इसकी भुजा 5-5 मीटर है, ये 10-10 मीटर है ना, तो 5-5 मीटर है, 10-10 मीटर है, तनी सा बड़े न हो गया, लेकिन है तो समबाहु ही, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? समरूप। समरूप चाहे समरूपता माने पढ़ना है तो इसको समरूप बोल सकते हैं, एक जैसा।
तो इसको अगर हम ए बी सी नाम दे दें और इसको नाम दे दें डी ई एफ, तब बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप। समरूप का चिन्ह ऐसे होगा, सर्वांशम में नीचे खाली 2 गो बराबर आ जाता है और समरूप में खाली है ये चिन्ह होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा डी ई एफ। ये बात बुझाया। एगो इंटरेस्टिंग चीज देखो, पहले भुजा बराबर हुआ करता था, अब भुजा का अनुपात बराबर हुआ करेगा। जैसे 5/10 काट के कितना आएगा, फिर 5/10 1/2 आएगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि ए बी बाटा में डी ई बराबर बी सी बाटा में ई एफ बराबर एक जैसा जो होगा ए सी या बाटा में डी एफ। ये सब आपस में अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा कब होता है, जब त्रिभुज समरूप। असमरूप कब होते हैं, जब इनके कोण बराबर हो। तीनों कोण अगर आपस में बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। समरूपता के यह मेन नियम है, पहचानने का तरीका। अगर तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। अच्छा एगो और अच्छा बात सीख लो, ये त्रिभुज है, ठीक। पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है विषमबाहु नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि यह कोण 70 डिग्री है, यह 40 डिग्री। हाई एगो त्रिभुज है, इसमें मालूम है कि हाई कोण 70 है, हाई कोण 30 है, 30 नहीं 40 है। तुम ये बताओ कि इसे समरूप बोल सकते हैं कि नहीं, क्यों? क्योंकि तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। काहे? तीनों कोण 180 होता है, 70 और 40 हाई 70, तो यह ऑटोमेटिक समरूप हुआ कि नहीं हुआ। तो समरूप होने के लिए हम सोचते हैं कि तीनों कोण बराबर, 2 गो बराबर हो तो भी हम क्या बोल सकते हैं, समरूप। क्यों? क्योंकि तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो 2 गो जो कोण होता है बराबर, उसको एंगल समरूपता बोलते हैं। बात बुझाया, क्या बोलते हैं? और जब समरूप हो तो भुजाएं समान अनुपात में होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, यही चीज मैथ में भी फिर से पढ़ेंगे। अभी इतना बात बुझाया कि नहीं, इतना जानना जरूरी था, क्योंकि अभी फिजिक्स में इसका जरूरत है। आइए अब देखते हैं यहाँ पे, आइए इसमें आप इस फिगर में सभी बच्चे एकदम गौर से देखेंगे। इसको इधर रखो, देखो बढ़िया से 2 त्रिभुज दिखा रहे हैं, उनको देखना ध्यान से। 2 त्रिभुज, और उनको देखना कि क्या इनके कोण बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। 2 त्रिभुज आपको हम दिखा रहे हैं। एक त्रिभुज ए बी पी नजर आ रहा है, नजर आ रहा है? अच्छा, एक त्रिभुज पी ए डैश बी डैश नजर आ रहा है, आ रहा है ना? या फिर ऐसे ए डैश पी बी डैश नजर आ रहा है। इसको हम अलग कलर कर दे रहे हैं, ये देख रहे हो, ये त्रिभुज नजर आया। अच्छा, एक त्रिभुज और ध्यान से देखिए, ये वाला। हाँ, इतना हिस्सा थोड़ा इसमें आ गया है, लेकिन उससे बात नहीं है। रेड कलर वाला त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये वाला। दोनों में आप देखिए, दोनों 2 गो कोण आपका बराबर है कि नहीं। एक तो है 90, तो ऑटोमेटिक ये 90 हो गया। दूसरा आई बराबर आर, दोनों बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर। समझ में आया? तो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है? बोल सकते हैं ना। तो मतलब मुझे लिखना हो अगर, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश, नहीं ए बी सी नहीं लिखेंगे, त्रिभुज ए बी पी, ठीक है, ए बी पी, फिर ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। कैसे? तो एंगल समरूपता से। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बाउंस नहीं ना कर रहा? कोण बराबर तो हम ये बात लिख सकते हैं। और जब कोण बराबर हो तो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अभी हम लोगों ने देखा, प्रूफ भी देखा। तो बोलिए, कोई भी भुजा से किसी भी भुजा में अगर हम भाग देंगे, अब कोई भी भुजा का मतलब ये नहीं कि जौन मन करे उठा लो, बराबर कोण के सामने वाला उठाना है। जैसे ये भुजा अगर उठा रहे हो तो ये आई के सामने पड़ रहा है, तो आई के बराबर इस त्रिभुज में कौन सा कोण है, आर। तो आर के सामने कौन पड़ा, ए डैश बी डैश। तो इसमें इससे भाग दे दो, चाहे इसमें इससे भाग दे दो, अनुपात वही ना होता है। अनुपात मतलब किसी एक में किसी एक से क्या कर देना, भाग दे देना।
तो सभी बच्चे अभी अभी पढ़े हैं कि आवर्धन m का फॉर्मूला क्या होता है, h डैश बटा होता है। h डैश मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h मतलब क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। अभी हम लोगों ने सीखा, मुझे यही ढूंढना है फिगर में कौन है h और कौन है h डैश, बताइए बताइए। हाँ तो ये h हो गया और h डैश कौन, ये h डैश हुआ कि नहीं हुआ। अब आवर्धन अगर मुझे निकालना हो तो किसमें किससे भाग देना चाहिए, हाँ तो h डैश में मुझे भाग देना चाहिए h से। बोलिए ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ। अच्छा ये आप इतना लिख दिए बराबर, ठीक है। सभी बच्चे अब ध्यान देंगे। अब हम कोई एक और भुजा ले सकते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी हो। जैसे हमें कौन जानकारी नहीं है मैं ये बता दूं, ये प्रकाश का किरण है और हमें इसकी जानकारी नहीं कि इसकी लंबाई कितनी होगी। प्रकाश की किरण की लंबाई हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ वस्तु जहां है वहां से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम माप सकते हैं, और जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहां से लेके भी ध्रुव तक के बीच का दूरी हम माप सकते हैं। ये बात समझ में आया। आप याद कीजिए, मैं क्लास जब आपका फर्स्ट क्लास ले रहा था, समतल दर्पण जब पढ़ा रहा था, तो प्रतिबिंब की दूरी बताया था कि किस चीज से दिखाया जाता है और वस्तु की दूरी किस चीज से दिखाया जाता है। याद कीजिए, वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, यानी कि हमें ये बताइए कि इसमें u कौन है और v कौन है। यहां से यहाँ देखिए ये वस्तु है, यहां से लेके यहाँ तक p से ही दूरी मापा जाता है। सब दूरी कहां से मापा जाएगा, p से। तो a से p तक क्या कहलाएगा, u। तो a से p तक की दूरी को हम u बोलेंगे। बात बुझाया। अच्छा v किसको कहिएगा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है आपका वो भी है। ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ। अच्छा ये u इस बड़े वाले त्रिभुज में है, तो हम लोग पहले कौन सा त्रिभुज लिए हैं, h डैश मतलब नीचे वाला। तो नीचे वाले में का एक लंबाई ले लीजिए आप, जिसके बारे में आप जाते हैं। तो नीचे वाला कौन सा लंबाई है, v है, ले लिए, ठीक है। अच्छा ऊपर वाले में कौन लंबाई मालूम है, u। तो बट्टा में क्या ले लिए, u। अब हम थोड़ा निगेटिव पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे, क्योंकि चिन्ह भी ध्यान में रखना है। तो जो दूरी बाएं साइड होती है, जो दूरी बाएं साइड होती है वो माइनस में होती है। तो सभी बच्चों को अपने मन से सोचना है कि h डैश h v u चार चीजें हैं, समझ में आया। यहीं पे लिख रहे हैं h डैश, ये हालांकि लिखने की जरूरत नहीं होती, समझने के लिए लिख रहे हैं h डैश h v और u। आप सभी बच्चों को बताना है कौन इसमें माइनस होगा कौन इसमें प्लस होगा। h डैश माइनस क्यों होगा, रीजन देते जाइए, नीचे है इसलिए। तो ये निगेटिव माइनस हम लिख दे रहे हैं, ये निगेटिव होगा, ठीक। h पॉजिटिव होगा, अच्छा भी ये निगेटिव होगा है? नीचे ये क्या होगा, प्लस होगा। बाबू इधर बाएं तरफ की दूरी आप ये समझिए कि ये x डैश है और ऊपर वाला y और नीचे क्या है y डैश। तो सोच समझ के जवाब दीजिए, प्लस होगा कि माइनस। तो बड़ा सिंपल सा है, हाई मूल बिंदु है p ही मूल बिंदु है, और बाएं तरफ की जितनी भी दूरियां होती हैं प्लस माइनस होती है, ऊपर की जितनी दूरियां होती हैं प्लस, नीचे की जितनी दूरी होती है माइनस होता है। तो देखिए h ऊपर है तो इसलिए पॉजिटिव हो गया, h डैश नीचे है इसलिए क्या हो गया, माइनस हो गया। और अब आप देखिए भी बाएं तरफ ही है, u भी बाएं तरफ ही है, u देखो बाएं तरफ ही है कि नहीं है। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक तो बात तय है कि u हमेशा बाएं ही तरफ होगा, चाहे कोई भी दर्पण लो, प्रतिबिंब वस्तु की दूरी हमेशा किधर रहेगी, बाएं तरफ, तो वो हमेशा क्या होगा, माइनस। भी आपका प्लस माइनस होता रहेगा। भी आपका प्लस कब होगा, जब प्रतिबिंब दाएं तरफ बन जाए। ऐसा उत्तल दर्पण में होता है, समझ में आया। इसमें भी होता है लेकिन कब, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तब। बोलो इतना बात बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझा गया। अपने मन से कोई कोई नंबर ले लो अगर, और इसमें बैठा करके देखो तो क्या आएगा, कोई नंबर ले लो। अच्छा अगर नहीं ले सकते तो यहाँ सोचो, भी का मान अगर मान के चलो माइनस में, मान के चलो -10 है भी का मान, भी का मान 10 है लेकिन होगा किस चीज में, माइनस में। u का मान माइनस में होगा, मान के चलो कि -6 है, कुछ भी मान लो।
तो ये माइनस माइनस कट जाएगा कि नहीं, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया प्लस, इसलिए भी बटा यू लिखे हुए हैं, ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। जरा इसके बारे में देखो, एच डैश बटा एच के बारे में, एच डैश माइनस में होगा, कोई नंबर ले लो, मान के चलो -5 ले लो, ठीक है। एच के बारे में सोचो, प्लस मान के चलो 6 ले लो, तो ये हर हालत में किस चीज में आएगा, अब ये माइनस इसको दे दोगे तो ये आगे क्या लग जाएगा माइनस, ये बात समझ में आया। इसीलिए आवर्धन का फॉर्मूला एच डैश एच बराबर क्या होता है -v बटा यू, ये बात बुझाया कि नहीं। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बढ़िया से याद रखना है कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश बटा एच बराबर -v बटा यू। बाकी इनका चिन्ह प्लस होगा कि माइनस, वो आप ऊपर नीचे और दाएं बाएं देख के लिखिएगा, समझ में आया। ऐसा नहीं है कि इसके आगे आपको माइनस लगाना है, इसके मान जो होंगे ना वो प्लस में होंगे कि माइनस में, ये डिसाइड आपको करना है। बात बुझाया। सवाल जब देगा तो देखना ये है कि ऊपर है कि नीचे, बाएं है कि दाएं है। बाएं होगा तो माइनस करेंगे, दाएं होगा तो प्लस करेंगे, ऊपर होगा तो प्लस करेंगे, नीचे होगा तो माइनस। इतने बात खाली याद रखेगा, कौनो भारी से भारी सवाल न्यूमेरिकल बना लेगा। बात बुझाया। खाली ये बता दो हई माइनस कहाँ से आई, बुझाया कि नहीं। अगर इसका मान तुम लिखने जाओगे तो एगो प्लस एगो माइनस आता, जिसके वजह से वही माइनस इधर आता तो क्या हो जाता माइनस। तो एच डैश बटा एच बराबर क्या हो गया -v बटा यू। इतना दूर को आवर्धन कहते हैं। अच्छा, यही चेक करना है कि क्या यह फॉर्मूला उत्तल दर्पण में ही यही होगा कि इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हम चेक कर सकते हैं। ऐसे इमेजिन कीजिए, मान के चलिए उत्तल दर्पण रहता, तो उस कंडीशन में आप वस्तु यहाँ रखते, वस्तु यहाँ रखते ना, तो ये यू होता, ये वाला, जैसे ये ए बी होता, और प्रतिबिंब यहीं पे ना बनता, तो ये ए डैश बी डैश, यानी कि इसके बीच का दूरी क्या होता भी। अब सोचो ये वाला फॉर्मूला अगर इसमें लिखते भी, ठीक है, लिखते अगर, तो यू किस चीज में है बाएं तरफ है, इसलिए यहाँ नीचे क्या आता माइनस, हर हालत में आता है। यू का मान माइनस, मान के चलो कोई वैल्यू रख लो, जैसे यू के जगह पर -10 ही रख लिए, यू के जगह पर, भी के जगह पर प्लस में आता, मान के चलो तुम 6 ही रख लिए थोड़ा देर के लिए, बराबर। लेकिन ये दोनों तो प्लस रहेगा क्योंकि ये एच है और ये क्या है एच डैश, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, तो हर हालत में ये ऊपर। अब मान के चलो एच का वैल्यू आप कुछ ले लो, जैसे मान के चलो 9 ही ले लिए, ठीक है, तो ये प्लस में ही रहा। एच डैश मान के चलो कि 4 ही ले लिए, ये भी क्या रहा प्लस, तो भी तो वही चीज आ रहा है। देखो तो ये माइनस यहाँ आएगा तो वही चीज हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा एक ही होगा, एच डैश बटा एच बराबर -v बटा यू। बोलो क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, सोच के बताइएगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान प्लस होगा कि माइनस, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान प्लस होगा कि माइनस, तो हर हालत में क्या आएगा प्लस। लेकिन सभी बच्चा है फॉर्मूला देख के कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा कि सर यहाँ तो माइनस लगा है, आपको लगेगा। तो ध्यान रखना, ही भी बटा यू भले ही इसके आगे माइनस लगा है, ठीक है, लेकिन इसका जब आप सवाल बनाइएगा वैल्यू रखिएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या बन जाएगा प्लस। कैसे बनेगा, मान के चलिए भी का मान क्या रखिएगा प्लस में ही रखिएगा, किस में उत्तल दर्पण में, लेकिन यू का मान यहाँ पहले ही से एगो माइनस है, माइनस माइनस आ गया कि नहीं प्लस, वो अपने प्लस आ जाएगा। उत्तल दर्पण में सोचना ही नहीं, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब भी ऊपर ही रहता है, वस्तु भी ऊपर ही रहता है, इसलिए वो अपने आप क्या आएगा प्लस। अगर तुम माइनस ला दे रहे हो कहीं बना करके तो इसका मतलब तुम कहीं गलती किए हो, समझ में आया। अवतल में आवर्धन का मान क्या आना चाहिए, वो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा, सोचो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब भी बनेगा बाएं तरफ, प्रतिबिंब भी, खाली एक केस छोड़ के, कौन केस, एफ और पी के बीच वाला, बात बुझाया, वो केस छोड़ के, वो केस में आवर्धन प्लस हो जाता है, लेकिन ओकरा अलावा कौनो केस लेगा अवतल दर्पण में तो आवर्धन क्या आएगा माइनस। कैसे आएगा सोचो, बाएं तरफ रहेगा प्रतिबिंब भी वस्तु भी बाएं तरफ, तो है दोनों माइनस ही आएगा,
भी के मान भी माइनस में ही रखोगे। सोचो एक बार माइनस पहले से है, एक और माइनस फेंक दिया तो क्या हो गया प्लस, यू का मान भी फिर माइनस रखेगा तो नीचे वाला एगो एक्स्ट्रा माइनस हो गया, तो ये वैल्यू माइनस में आया कि नहीं आया। देखो ये जितना बात बताएं ये सब कोई ये चीज नहीं बताता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आवर्धन के वैल्यू प्लस माइनस कामना में क्या होता है बुझे भी नहीं करता है। लेकिन तुम एकदम बढ़िया से दिमाग में रखना, ऊपर हो तो प्लस, नीचे हो तो माइनस, बाएं तरफ हो माइनस, दाएं तरफ हो तो प्लस, इतने याद रखना है, सारा सवाल बन जाएगा। क्लियर हो गया। एक और फॉर्मूला तुमको सिखाने जा रहे हैं, 5 मार्क्स का होता है ये, जिसको कहा जाता है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, उसको सिद्ध करवाने जा रहे हैं, ध्यान देना। दीर्घ उत्तरीय में ये प्रश्न आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, सत्यापित करें। हाँ, अथवा यही सवाल दूसरे तरीका से पूछेगा, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। देखिए यही मिरर फॉर्मूला है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रम और वस्तु की दूरी के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। व्युत्क्रम माने उल्टा, सीधे सीधे याद रखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दुइये गो फॉर्मूला है इसमें, एक ये वाला फॉर्मूला जो देख रहे हो और दूसरा ये। बस इतने पर आपका ये चैप्टर में आधा चैप्टर का जो सवाल है, जैसे परावर्तन जितना प्रकाश के परावर्तन इतने भर है, इतना बताने के बाद आपका आधा खत्म। अब थोड़ा सा और रह जाएगा, 2-3 दिन में यह चैप्टर खत्म आपका हो जाएगा पूरा। समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि ये फॉर्मूला ही सबसे मेन है। इसके पहले आवर्धन, इस पर अब आपको हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। खाली बस चिन्ह परिपाटी आप जो समझ गए, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस लेना है, बाएं तरफ वाला माइनस लेना है, दाएं तरफ वाला प्लस लेना है, उसी के बेस पर चल रहा है। ठीक है, इसे कैसे साबित करते हैं ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये मेथड बढ़िया से सीखिएगा क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 मार्क्स का ये पूछता है, ध्यान से समझना है। पहले हम एक दर्पण बना लेते हैं। कौन सा दर्पण ले लेते हैं, अवतल। ये हमारा मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया। देखिएगा बढ़िया से, देखिए समझिएगा, डिस्कशन बिल्कुल मत कीजिएगा नहीं तो नहीं बुझाएगा। ठीक है, यहाँ एक वस्तु हम ले रहे हैं, प्रकाश की किरण ऐसे खींचना है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ये एफ हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि फोकस से एगो किरण खींच देते हैं। ये वस्तु ए बी हो जाएगा। यहाँ मान लेते हैं कि सी है और ये आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश। ये किरण ऐसे आया और ऐसे चला गया। ठीक है, ये ऐसे आया और ऐसे निकल गया। ठीक, ये हमारा फोकस हो गया। ठीक, आप लोग एकदम बढ़िया से यहाँ समझिएगा। हम लोग 2 त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट देख रहे हो इसका कुछ नाम देना होगा, जो चाहो नाम दे सकते हो। तो इसमें जो लेटर है उसको छोड़ के कोई और नाम बोलो। ठीक है, अब ध्यान देना, तुम्हें यहाँ ध्यान देना है कि ये जो हाइट देख रहे हो, लगभग ये हाइट किसके बराबर होता है। मतलब हम इस जगह पर ये बोल सकते हैं कि ए बी का जो हाइट है
लगभग किसके बराबर है? MP के। अच्छा एक बात समझना, बराबर का चिन्ह का मतलब समझते ही हो, है समरूप का चिन्ह त्रिभुज में दिया जाता है और लगभग का चिन्ह इस तरह से दिया जाता है, जैसे इसका मतलब लगभग भी होता है। समझ में आया? अराउंड इसको पढ़ सकते हो, AB अराउंड MP, मतलब लगभग AB की लंबाई किसके बराबर है? इसमें बता सकते हो कौन किसके बराबर है? A डैश B डैश अराउंड PN। बोलो इस फिगर को समझ पाए कि नहीं? समझ पा रहे हो? वस्तु आपका C के इधर है तो जरूर C और F के बीच में ही बनेगा, थोड़ा छोटा बनेगा इसके तुलना में। इतना करने आ जाएगा कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा इतना किए तो इसके बारे में लिखने आ सकता है, सिंपल सा बात है, वस्तु है उसका प्रतिबिंब बना है, बस इतने लिखवे करना है और दर्पण के नाम लिख देना है। कौन दर्पण है? तो बस लिखना होगा कि माना एक अवतल दर्पण है, फिर लिख देना होगा कि जिसमें वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश है। बात समझ में आ गया? बस इतना ही लिखना है, लिखने आ जाएगा इतना। बोलो सबसे पहले क्या लिखोगे? माना MN, MN नहीं, MN तो इस पर भी पॉइंट लिया गया है। माना एक अवतल दर्पण है, ठीक है? माना एक अवतल दर्पण है, इसीलिए हम MN नहीं लिख रहे थे, तुम लोग के दिमाग में आ जाएगा कि MN नहीं होगा। हाँ तो लिख सकते हैं, इसको हटाना पड़ेगा, हाई इतना ऊपर लिखना पड़ेगा, HM IN, तो यहाँ कुछ और लिखेगा पड़ी, XY लिख दें तो बोलो यहाँ AB बराबर क्या लिखना होगा? XP, और यहाँ PY लिख सकते हैं। अब बोलो क्या लिखोगे? माना MN इतना हो गया। माना MN एक क्या है? अवतल दर्पण है, डिस्टर्बेंस नहीं, ध्यान दो यहाँ पे। MN क्या है? एक अवतल दर्पण है। अब बोलिए क्या करना है? जिसमें है ना है AB, जिसमें AB या वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश, देखिए A डैश B डैश है, इतना लिखा गया। अच्छा ये लिख दें कि AB लगभग XP के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB लगभग XP और A डैश B डैश लगभग PY है। क्या इतना बात समझ में आ गया? बस इतना लिखने आ जाएगा ना। अब चलते हैं मेन कहानी की ओर। समरूप करेंगे बारी बारी से दो दो गो त्रिभुज, अब बारी बारी से भाग देने वाला काम करेंगे। समझ में आया? बारी बारी से समरूप करना है। अच्छा सभी बच्चों को यह भी मालूम होना चाहिए इसमें कौन U है, कौन V है और कौन F है, क्योंकि फॉर्मूला जो आपको साबित करना है उसमें V, F और U यही तीन गो होना चाहिए। तो आप बताइए कौन U है इसमें? ऊपर वाला ये, यहां तक एरो देख करके आप इसे क्या लिख सकते हैं? अच्छा यहाँ पे आप लिख देना है जहां हमारा U जो होगा वो निगेटिव होगा। अच्छा हाई वाला क्या है? तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया V, तो V जो होगा ये भी क्या होगा? निगेटिव। अच्छा ये F है ना, ये वाला इतना दूर, तो यहाँ पे लिख देंगे F क्या होगा? F का मान माइनस होगा, यहाँ पे माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? जैसे F का वैल्यू 10 बोलेंगे तो गलत होगा, F बराबर -10। बात बुझा है? इसीलिए हम यहाँ लिख दें कि ये तीनों के तीनों क्या है? माइनस, क्योंकि ये बाएं तरफ है।
इनके मान माइनस में है, ये माइनस में नहीं है, इनका जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा। क्लियर हुआ? चलो अब हम लोग को कोशिश ये करना है कि दो त्रिभुज लेना है और दो त्रिभुज को समरूप करना है, देखना है कि दो कोण बराबर है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको त्रिभुज तिरछा देखना है, समझ में आया? तिरछा, जैसे कि आप देखिए ए बी एफ नजर आ रहा है, इसके तिरछा में ये कौन, ये त्रिभुज देखिए एफ पी वाई, नजर आया? देखिए चाहे ऐसे ए बी एफ वाई पी एफ, ठीक है, ए बी एफ वाई पी एफ, ये लगभग में बराबर है, समझ में आया? इसके ये लगभग सीधा है, ये मान के चलेंगे। तो ये दोनों में देखना है कि क्या दोनों कोण बराबर है कि नहीं, दो कोण देखा जाए, ये 90, ये यहाँ 90 हो गया। तिरछा तिरछी कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो बोलो ये समरूप हुआ। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि त्रिभुज, बोलिए क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज कौन सा? ए बी एफ समरूप त्रिभुज, यहां से वाई पी एफ कैसे? एंगल एंगल समरूपता से। क्या इतना बात समझ में आया? चलिए अब सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ भाग देने वाला काम सीखना है आपको, ठीक है? किरण की लंबाई हम ज्ञात नहीं कर सकते तो किरण को लेना ही नहीं है, ठीक है? तो हम इन दोनों त्रिभुज में बारी बारी से चलेंगे। जैसे पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, ए बी एफ में आप ए बी ले सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए? ए बी बटा इस त्रिभुज में का ए बी ले लिए हैं, तो आपको तिरछा इस त्रिभुज में आए थे, इस त्रिभुज में उसके जैसा कौन है? पी वाई, तो नीचे क्या लेना है? पी वाई बराबर, भाग दे दिए। आइए फिर से इसी त्रिभुज में हम ये लाइन तो ले नहीं सकते, तो कौन सा लाइन लेना चाहिए? ए एफ, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? ए से लेके कहां तक? यहां तक ना त्रिभुज है, तो ए से लेके एफ तक। बोलिए समझ में आ रहा है? आइए इस त्रिभुज में इसके जैसा पी एफ ना है, पी एफ, तो यहाँ पी एफ हो जाएगा। बोलो समझ में आया? क्लियर है एकदम? अच्छा, इसका मान माइनस में आएगा, अभी लिखेंगे सब प्लस में ही। इसका जितना भी वैल्यू हम लिखेंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, और जब भी लिखना होगा, जब कोई सवाल बनाना होगा, कोई कह दे फोकस दूरी 10 cm है अवतल दर्पण में, है ना, प्रतिबिंब दूरी 50 सेंटीमीटर है, ऐसे कोई बोले तो हम सोचेंगे यार अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में तो फोकस दूरी माइनस में होता है, इसलिए हम 10 ना लिख करके क्या लिखेंगे? -10। तो सवाल बनाते समय हम इन सब चीजों को निगेटिव रखेंगे। अभी इसमें प्रूफ करेंगे तो ये मान के चलेंगे कि सारे के वैल्यू निगेटिव तो हैं, पर लिखेंगे जैसे के तैसे। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट? आइए वो बात समझ में आया कि नहीं? इसको समीकरण नंबर क्या मान लेना है? बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आपको करना ये है कि दो गो त्रिभुज फिर से चुनना है अलग अलग और तिरछा। तो दो नजर आ गए हैं, ये वाला नजर आ रहा है, तो ऊपर से ये त्रिभुज ले लेना है और नीचे वाला में ये। देखिए तो ये कोण 90 है, तो ये कोण भी क्या है? एक कोण मिल गया, और तिरछा वाला कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लिखेंगे पी एक्स एफ, ठीक है, और इधर से ए डैश बी डैश एफ। समझ में आया? तो लिखेंगे त्रिभुज पी एक्स एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, एंगल एंगल समरूपता हो गया। चलिए अब इसमें भी भाग देने वाला काम वैसे ही करना है। तो जैसे इधर ए बी लिए थे, तो इन दोनों में मुझे क्या लेना चाहिए? एक्स पी लेना चाहिए, तो हम ले रहे हैं एक्स पी बटा ए डैश बी डैश, लिख सकते हैं बराबर। आइए ये वाला पी एफ ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एफ बटा ए डैश एफ।
अब सभी बच्चों को ध्यान देना है कि हमको इधर वाला पक्ष बराबर ला देना है। तो आप गौर से देखिए एक्सपी किसके बराबर है, एक्सपी को हटाएंगे वहां क्या डाल देंगे ए बी, और ए डैश बी डैश किसके बराबर, तो पी वाई डाल देंगे। समझ में आया? तो ये चीज हम वहां पे लिखेंगे। सभी बच्चे बताइए एक्सपी को हटा के क्या लिखने वाले हैं, ए बी, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए बी बटा, अब पी वाई लिख देंगे, पी वाई, बाकी को कुछ नहीं कीजिए, बाकी उतर जाएगा पी एफ बटा ए डैश एफ। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे ये देखिए और यहाँ पे ये देखिए, दोनों बराबर है कि नहीं है, ए बी बटा पी वाई बराबर हुआ। तो समीकरण 1 और 2 से ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर होगा कि नहीं होगा, लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 हो गया। देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर है, तो एफ बटा पी एफ, ए एफ बटा पी एफ बराबर पी एफ बटा क्या होगा, ए डैश एफ। बोलो समझ में आया? अब मेन कहानी अब थोड़ा सा और हो गया, सॉल्यूशन अब बाकी है। हम मेन समीकरण प्राप्त कर लिए, ए एफ पर नजर ले जाइए, ए से लेकर एफ तक के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है, नहीं है? अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि ए से लेके पी तक 50 है, ए से पी तक कितना, 50। अच्छा, ए से पी तक 50 है, एफ से लेकर पी तक, एफ से लेके पी तक मान के चलो कि 15 है या फिर 20 है, एफ से लेके पी तक कितना है, 20 है। तो बता सकते हो एफ कितना हो, कैसे लाए, किससे, 50 किसको कह रहे थे, इसको, इस पूरे वाले का वैल्यू देख रहे हो, और इसका 50 के जगह पे यू है, अब 20 के जगह पे कौन है, एफ। तो क्या मैं यू से एफ घटा दूंगा तो ये मिल जाएगा, है? तो बता सकते हो क्या लिखना चाहिए मुझे एफ के जगह पर, यस यू माइनस एफ लिखना चाहिए, क्योंकि हम यू से एफ घटाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एफ। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया, क्लियर हुआ एकदम बात? आइए अब अगले पीएफ देख रहे हो, यहां नीचे भी पीएफ है, यहां भी पीएफ है, दोनों जगह एक ही चीज है। पी से लेके एफ तक देखो कितना है, 20 यानी कि एफ। तो हम दोनों पीएफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एफ, और यहां भी एफ लिख सकते हैं। आइए ए डैश एफ, ए डैश एफ पर नजर डालो और ये तुम सोच के बताओ क्या होगा, ए डैश एफ, सोचो और बताओ, ए डैश एफ, नहीं दिख रहा, ए डैश एफ का मान भी माइनस एफ, बहुत अच्छा। देखो ए डैश यहाँ है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है, भी है, मान लो कि ये 40 है और ये तुम्हारा कितना है 20, तो 40 से 20 घटाओ 20 आएगा, ये एफ है। तो तुम्हें चाहिए यहां तक जाइए, यही ना वैल्यू चाहिए, और ये चाहिए तो तुम यहां से लेके यहां तक में से क्या घटा दोगे, एफ, भी में से क्या घटा दोगे, एफ। बोलो ये मिल जाएगा। तो ए डैश एफ के जगह पर, ए डैश एफ के जगह पर भी माइनस एफ। बोलो बुझाया, क्लियर हुआ सब लोगों को, आए? अच्छा, अब कुछ नहीं, तिरछा गुना कर लेना है और कुछ नहीं। पहले u से दोनों में गुना होगा, फिर माइनस एफ से दोनों में गुना होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो बता सकते हो u से दोनों में गुना होगा तो कितना आएगा, u से भी तो u भी, u से माइनस एफ में माइनस यू एफ, फिर माइनस एफ से भी में माइनस भी एफ, माइनस एफ से माइनस एफ में प्लस एफ स्क्वायर आएगा बराबर एफ से एफ में, क्या दोनों एफ स्क्वायर खत्म हो जाएंगे? अच्छा आए, तो प्लस है इसीलिए तो कट जाएगा, समझ में आया?
अच्छा दोनों निगेटिव को इधर लेके आ जाओ, तो यू भी बराबर माइनस यू एफ इधर आया प्लस यू एफ, माइनस भी एफ इधर आया प्लस भी एफ, बोलो हो जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा अब आप लोग को याद होगा मैं 9th में जब मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था बोल रहा था कि किसी भी राशि से कोई समीकरण में दोनों तरफ भाग दे दो या जोड़ दो या घटा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें 3 तरह की राशि है यू भी और एफ, अगर मैं इस तीनों से दोनों तरफ भाग दे दूं तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो हम लोग दोनों तरफ किससे भाग देंगे, यू भी एफ से, तीनों राशि से, ठीक है। तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, जब इस पर भाग दीजिएगा तो यू भी के नीचे क्या लिखाएगा, यू भी एफ, यू एफ के नीचे यू भी एफ प्लस भी एफ के नीचे यू भी एफ। अब क्या क्या कटेगा, यू भी से यू भी, यू एफ से यू और एफ कट गया, भी एफ से भी और एफ कट गया, तो बच्चा ये क्या बच गया 1 बाई एफ 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू। क्या यही फॉर्मूला था, प्रूफ हो गया। ये इतना कर देते हैं तो अब 5 नंबर मिलेगा, समझ में आ गया। चलिए यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए बढ़िया से, हाँ हाँ सब ना, वो ठीक है जैसे है वैसे नोट कर लेना है। आवर्धन जो अभी लिखे हो ना उसके नीचे ये नोट करना है पूरा फिगर के साथ,